बिहार सरकार के मुख्यमंत्री के नीतीश कुमार के प्रधान सचिव दीपक कुमार उर्फ दीमक कुमार के बारे में जो मैंने खुलासा जो किया था, तीसरी बार आज प्रेस के सामने में आया हूँ। इस बात को यह जानकर बहुत हैरानी होगा कि दीपक वर्मा उर्फ दीमक कुमार की बेटी ईशा कुमार को फायदा पहुंचाने के लिए किस तरह से बिहार के सरकार के द्वारा ट्रांसफर और पोस्टिंग जितनी जल्दीबाजी में हुआ वह देखकर आश्चर्य हुआ। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के जरिए एक स्पष्ट निर्देश गया था कि राज्यों के भीतर या केंद्र सरकार के भीतर अधिकारियों के पदस्थापन और ट्रांसफर के एक नियम बनाए गए थे, जिसमें वो काम काज की उनकी दक्षता बनी रहे और बिना दबाव में आए दबाव मुक्त तरीके से काम करे। उनके कार्यकाल को 2 साल निर्धारित किया गया था। आश्चर्यजनक रूप से तथ्य आप देखेंगे कि वित्त सचिव आनंद किशोर के पूर्व वर्तमान वित्त सचिव आनंद किशोर के पूर्व 4 दिन पहले लोकेश कुमार सिंह को बिहार का वित्त सचिव बनाया गया था। उन तमाम प्रक्रियाओं का पालन करते हुए जो किसी भी वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति के लिए एक जरूरी चीज होता है, कंसल्टेशन वरिष्ठ अधिकारी और राजनेताओं के बीच सर्वानुमति ढूंढा जाता है कि कोई भी महत्वपूर्ण पद जैसे वित्त सचिव के पद पर किसकी नियुक्ति होगी। लोकेश कुमार सिंह की नियुक्ति होती है वित्त सचिव के रूप में और 4 दिन बाद उनको वहां से हटा दिया जाता है। ग्रामीण कार्य सचिव के रूप में उनको वहां से हटा दिया जाता है, जो नियम विरुद्ध था, और उसकी जगह पर किसको लाया जाता है? आनंद किशोर को बिहार का वित्त सचिव बनाया जाता है। जबकि आनंद किशोर के पूरे ट्रांसफर पोस्टिंग में कोई कंसल्टेशन किसी भी स्तर पे, विभागीय स्तर पर और जो महत्वपूर्ण अधिकारियों और राजनेताओं से जो चर्चा होता है उसका नियम का पालन नहीं हुआ था। जाहिर है कि दीपक कुमार अपने रिश्तेदार बहनोई आनंद किशोर को इसलिए उस पद पे लाना चाहते थे कि उनकी बेटी के लिए जो चाहते थे, ईशा वर्मा को जो चाहते थे पैसा दिलवाना, वो उसको आगे बढ़ा सके। इस पूरी प्रक्रिया को आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि यह बिना विमर्श का हुआ। मुख्यमंत्री की जो वर्तमान में नीतीश कुमार की जो वर्तमान में जो उनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति है, उनसे दस्तखत करा लिया जाता है बिना सलाह मशवरा का। ये आरोप है सीधे सीधे कि मुख्यमंत्री से दस्तखत उनकी जरूर दस्तखत उनके हैं, लेकिन उनके संज्ञान में नहीं है कि हम किस तरह का दस्तखत किए हैं, क्योंकि वही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी 4 दिन पहले लोकेश कुमार सिंह को वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया था। अगर 4 दिन पहले लोकेश कुमार सिंह ठीक अधिकारी थे तो 4 दिन के ही भीतर उन्होंने कौन ऐसा खराब काम कर दिया जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश, जो किसी भी वरिष्ठ अधिकारी के काम काज की दक्षता के लिए जरूरी है, दबाव मुक्त, किन परिस्थितियों में 4 दिन में ही वो बदल दिए जाते हैं? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और इसका रिपोर्ट आप देखेंगे तो तत्कालीन जो हमारे जो टीवी चैनल जो थे, न्यूज 18 ने इस खबर को चलाया भी था। बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये खबर केवल 1 घंटे चली, बाकी मीडिया के संदर्भ में नहीं चला। क्यों नहीं चला वो अलग बात है, क्योंकि सभी लोग को मालूम है कि दीपक कुमार के डर से बिहार में और जो सूचना एवं जनसंपर्क जो विभाग है उसके विज्ञापन के दबाव में बहुत सारे जो अखबार और चैनल जो मूलभूत उसके अधिकार है वो अपनी ड्यूटी पूरा करने में विफल हो गए हैं। हम लोग मानते हैं कि बिहार में अघोषित आपातकाल है, जहां मीडिया पे भी बहुत सारे प्रतिबंध का मुकाबला करना पड़ रहा है। इस साक्ष्य के रूप में हमको दे रहे हैं। दूसरा ये साक्ष्य है जो कि 4 दिन में ही किस तरीके से एक अधिकारी को हटाकर, लोकेश कुमार सिंह को हटाकर आनंद किशोर को वहां पे रखा जाता है, और वह शर्त के बारे में हम जानकारी हम देना चाहते हैं। आगे आपको इस विषय में हम देना चाहते हैं जो आपके जो मुद्दे हैं इसमें, कि किस तरीके से उसको जो ईशा वर्मा
ईशा वर्मा को इस तरह से फायदा पहुंचाने के लिए इस काम को अंजाम दिया जाता है। आप देखेंगे अक्टूबर माह में नियुक्ति के मात्र 1.5 महीना बाद वित्त विभाग अपने खर्चे से पटना के ताज होटल में एक कॉन्फ्रेंस आयोजित करता है। वित्त मंत्रालय अपने खर्चे से एक कॉन्फ्रेंस आयोजित करता है ताज होटल में WRI के सहयोग से। वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट एक रेपुटेड कंसल्टेंट यूरोप का है, जिसके कोलैबोरेशन के जरिए आप देखेंगे इसमें वित्त विभाग का ये क्या बोलते हैं कि ट्यूटर से आपको देखेंगे कि ये कैसे इस कॉन्फ्रेंस में कौन कौन वरिष्ठ अधिकारी इसमें शामिल होते हैं और क्या क्या इसमें एजेंडा तय होता है। आप ट्विटर पर आज भी आप इसको मौजूद देख सकते हैं वित्त विभाग का। मैं आगे आपको इस बात को बता दूं कि मसला है क्या। ये मसला है कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट का, कि कोई व्यक्ति प्रभावशाली पद पर बैठा हुआ कैसे अपने बेटा और बेटी को सुविधा पहुंचा सकता है। ये कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट है। और आप देखिए तो इससे बड़ा गुनाह है भी नहीं। अगर इस गुनाह अगर दंड के दृष्टि से देखें तो इसमें नौकरी से निकाले जाने का भी प्रावधान है, क्योंकि जब हम संविधान का ओथ लेते हैं तो उसमें साफ होता है कि हम अपने किसी भी सगे संबंधी को भी हम निजी जानकारी साझा नहीं करेंगे। अक्टूबर के बैठक में वित्त मंत्रालय के जो अध्यक्षता में होता है उसमें दीपक कुमार मुख्य वक्ता के रूप में क्या कहा कि बिहार के भीतर क्लाइमेट चेंज को लेकर के, ग्रीन एनर्जी को लेकर के एक विशेष फंड बनाने की जरूरत है। वह फंड वित्त मंत्रालय के भीतर होना चाहिए। ध्यान दीजिए, जबकि इसका एक्सपर्टीज वित्त मंत्रालय के पास नहीं है। यह फंड का अगर क्रिएशन हो भी रहा था तो या तो एनर्जी डिपार्टमेंट के भीतर होना चाहिए था, क्योंकि ग्रीन एनर्जी क्लीन एनर्जी उस डिपार्टमेंट का मैंडेट है, या इन्वायरमेंट को सेव करना इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट का है तो दूसरा विभाग वह भी हो सकता था। लेकिन साफ क्या कह रहे हैं दीपक कुमार सीधे सीधे कह रहे हैं कि एक फंड क्रिएट होना चाहिए जो वित्त मंत्रालय के अधीन होना चाहिए और वह एक निजी क्षेत्र के सहयोग से होना चाहिए। लिखा गया है साफ कि एग्जीक्यूशंस, कोई भी परियोजनाओं का एग्जीक्यूशन जरूर प्राइवेट सेक्टर से हम करा सकते हैं, लेकिन एज ए कंसल्टेंट सलाहकार के रूप में हम प्राइवेट कंपनियों से नहीं ले सकते। उसके लिए एनजीओ की जरूरत होती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जो दुनिया में जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो टेंडर नहीं लेती, इस तरह के डेवलपमेंट की टेंडर नहीं लेती, लेकिन यहाँ पे उन्होंने ठीक उलट हुआ। एनजीओ के जगह पे प्राइवेट लिमिटेड निजी क्षेत्र के जरिए होना चाहिए। इस तरह का बयान दीपक कुमार के द्वारा दिया गया। उसके दूसरे वक्ता के रूप में आनंद किशोर बयान जारी करते हैं कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नीतीश कुमार जी के जो प्रधान सचिव का वक्तव्य है दीपक कुमार जी का, हम लोग एक कॉन्फ्रेंस में, याद करिए, एक कॉन्फ्रेंस में इस तरह की घोषणाएं नहीं होती, इस तरह के निर्णय नहीं लिए जाते। वो कहते हैं कि हम इसको करेंगे और हम बिहार सरकार के से अनुमति लेकर, कैबिनेट का अप्रूवल लेकर हम इस फंड का निर्माण करेंगे वित्त विभाग, क्योंकि इसके लिए कैबिनेट का अप्रूवल जरूरी भी था, इसके लिए बिहार सरकार की अनुमति जरूरी था, क्योंकि वित्त विभाग स्वयं कोई भी परियोजनाओं को अपने स्वयं से लागू नहीं करता। बेसिकली वित्त विभाग का मैंडेट है कि वह दूसरे विभागों को फंड अलॉट करता है और वो जो उसके पेरेंट डिपार्टमेंट होते हैं वो योजना को लागू करते हैं। क्योंकि इस फंड में पेरेंट डिपार्टमेंट वित्त विभाग था, इसीलिए कैबिनेट के पास जाना चाहिए था, प्रशासनिक स्वीकृति होनी चाहिए थी, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। ये पूरा फंड जो 25 करोड़ का निर्माण हुआ, यह कैबिनेट में नहीं गया, सरकार के यहाँ अनुमति के लिए नहीं गया। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक प्रशासनिक आदेश के जरिए अधिकारी अपने से उस 25 करोड़ की अनुमति दे देते हैं, उसमें सरकार से सहमति नहीं लेते हैं। यह घोटाला है इसमें।
यह अनियमितता है। इसमें यह साबित होगा, जब आप पढ़ेंगे इसको पूरा डिटेल तो इसमें आपको दिखाई देगा। आप देखेंगे कि दीपक कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि बिहार सरकार के वित्त विभाग के अंदर क्लाइमेट फाइनेंस सेल बनाने के लिए बिहार सरकार के अंदर विमर्श किया जाना चाहिए। जबकि आनंद किशोर ने यह घोषणा किया कि राज्य सरकार की मंजूरी मिलने के बाद हम वित्त विभाग के अंतर्गत जलवायु वित्त प्रकोष्ठ स्थापित करेंगे। इसका उद्देश्य हरित या जलवायु संबंधी परियोजना की पहचान करना, वित्त पोषण सुनिश्चित करना, अन्य विभागों को जलवायु वित्त तक पहुंचाने में सहायता प्रदान करना, इन पहलों का पर्यवेक्षण और मूल्यांकन करना। ये सरकार से अनुमति लेने की बात थी, कैबिनेट से अनुमति लेने की बात थी, जबकि सच्चाई है कि कहीं भी नहीं अनुमति लिया गया। ऊपर दिए गए वक्तव्यों से साफ है कि दीपक कुमार और आनंद किशोर पहले से ही प्लानिंग करके अपनी बेटी और भतीजी ईशा वर्मा को लाभ पहुंचाने की नियत से सुनियोजित साजिश के तहत राज्य के लोगों को लाखों रुपए खर्च करके 5 स्टार ताज होटल में कार्यक्रम करवाया। इस कार्यक्रम में बिहार सरकार के अलग अलग विभागों के प्रधान सचिवों एवं वित्त मंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद थे। इस कॉन्फ्रेंस में बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद थे। यह घोषणा किया गया कि सरकार के वित्त विभाग के अंदर क्लाइमेट फाइनेंस सेल बनाने के लिए बिहार सरकार के कैबिनेट से अनुमति ली जाएगी। ऐसा अनुमति नहीं ली गई है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। मगर इसके कुछ दिन बाद बिहार सरकार के बिना किसी अनुमति या स्वीकृति के इस बार के बजट में इस सेल के गठन के लिए 25 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा की गई, जिसका क्रियान्वयन की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार की बेटी ईशा वर्मा की कंपनी बोधि सेंटर फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ प्राइवेट लिमिटेड को देने की योजना बनाई गई। इससे फिर स्पष्ट होता है कि दीपक कुमार ने अपने संबंधी आनंद किशोर की नियुक्ति, जो मैंने पहले आरोप लगाया था कि आनंद किशोर की जो नियुक्ति थी वो संदिग्ध तरीके से की गई थी, बिना किसी के कंसल्टेशन और वरिष्ठ अधिकारियों और राजनेताओं के बिना सहमति का किया गया था, क्योंकि उस पद पर लोकेश कुमार की नियुक्ति 4 दिन पहले की जा चुकी थी। लोकेश कुमार सिंह को हटाकर आनंद किशोर को लाया ही जाता है। दीपक कुमार अपने बहनोई की इसलिए इस पद पर लाते हैं कि वो एक जो प्रोग्राम तैयार किया था ईशा वर्मा और जो उनकी बेटी थी, उसको इस तरह की योजनाओं को देने के लिए। इस तरह के बहुत सारे साक्ष्य हैं जिसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। अगले सत्र में हम लोग उसका भी खुलासा करेंगे कि किस तरीके से उनके जो बेटे जो कंपनी स्थापित किए हैं, कई कंपनियां स्थापित की हैं, उनकी बेटी ने कई कंपनियां, और पूर्व के मुख्य सचिव या वरिष्ठ अधिकारियों के बाल बच्चे किस तरीके से इस तरह की कंपनियों की स्थापना कर सरकार से अरबों रुपए में ये जाने वाला है। ये कोई एक अकेले 25 करोड़ का मसला नहीं है। इस तरह के 15 करोड़, 16 करोड़, 20 करोड़, 40 करोड़, 100 करोड़, 50 करोड़ की कई योजनाएं, जिसका मैं साक्ष्य मेरे पास आए हैं, जिसका मैं अध्ययन कर रहा हूं। होली से पहले एक दिन और मैं आप लोगों को बीच में उस नए खुलासे के लिए आमंत्रित करूंगा। अगर कोई इस विषय में कोई सवाल है तो आप कर सकते। अभी तक इस पे मुख्यमंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया है। आपने भी कहा था कि अगर सरकार